नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पॉलिटी का पहला टॉपिक था भारतीय संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पर हम डिबेट किए थे। और पुनः उसी में देखें दूसरा पीरियड हम लेने जा रहे हैं, है ना। तो आगे का जो पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म। तो यहाँ पर केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार देखें कार्य करती है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार कार्य करती है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार देखें कार्य करती है। अब दोनों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, तो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में, इन स्पेशल कंडीशन, आर्टिकल 249 के तहत केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सूची के विषय पर भी, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। लेकिन यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करे तब। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि राज्य सूची के विषय पर भी देखें केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में कानून बना सकती है। एक होता है समवर्ती सूची का विषय, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। मान लिया हम शिक्षा की बात करते हैं, क्या है शिक्षा। तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया, एजुकेशन। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में यदि गतिरोध उत्पन्न हो गया, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन तो किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज तो किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई संविधान में? देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। मान लिया जाए जितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो सभी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए। एक भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहकर शासन करें। देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा, देश विखंडित हो जाएगा पूरी तरह। देश की एकता को, अखंडता को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि भारत में संघीय व्यवस्था हो, फेडरल सिस्टम हो। इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सॉवरेन स्टेट, संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र से देखें क्या तात्पर्य है। कोई भी देश जो संप्रभु है, सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन स्टेट है, वहाँ की सरकार अपनी कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र है, फ्री। तो भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत सरकार किसी विदेशी शक्ति के दबाव में आकर, फॉरेन पावर के प्रेशर में आकर अपनी पॉलिसी नहीं बनाएगी, कानून नहीं बनाएगी। हम अपनी विदेश नीति या अन्य नीति कोई भी हो, हम उसे बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है कि आप हमारे हिसाब से अपनी नीतियों को तैयार करें, है ना। जैसे कहते हैं कि 1945 में यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, है ना। इससे पहले दुनिया का देखें शक्तिशाली देश कौन था, पावरफुल सब? ब्रिटेन था, फ्रांस था, स्पेन था, इटली था, जापान था। इसकी तूती बोलती थी पूरी दुनिया पर, ऑल ओवर वर्ल्ड। इस समय रसिया और यूएसए उतना पावरफुल कंट्री नहीं था। लेकिन इसी वर्ल्ड वार के दौरान दोनों देखें विश्व मानचित्र पर, वर्ल्ड मैप पर सुपर पावर के रूप में उभर करके सामने आया।
तो विश्व युद्ध की जब समाप्ति क्या है हुई तो दोनों के द्वारा दो गुट क्या है बनाया गया। एक क्या है यूएसए के नेतृत्व में देखिए क्या है पूंजीवादी देशों का संगठन, दूसरा क्या है सोवियत क्या है रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का संगठन। तो जितना भी पूंजीवादी क्या है देश था इसके गुट में शामिल हुआ, साम्यवादी देश था सब देखें इस गुट में क्या है शामिल हुआ, है ना। अब दोनों क्या है गुटों के द्वारा प्रयास किया गया तो विश्व के अधिकांश देशों को हम अपने गुट में, ग्रुप में, दल में, समूह में क्या करें शामिल क्या है कर लें, ठीक है। भारत के साथ भी ऐसा प्रयास हुआ क्योंकि देश आज़ाद हुआ 1947 में, और इन दोनों का ध्यान कहाँ पर था, विश्व के 3 के है महाद्वीपों पर जो औपनिवेशिक शक्तियों का शिकार क्या है रह चुका था। और इसमें अफ्रीका का देश, एशिया का देश और लातिन अमेरिका जिसको साउथ अमेरिका भी क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका भी कहते हैं, उसका देश क्या है शामिल। अब क्या है भारत के साथ भी प्रयास क्या है किया गया दोनों गुटों के द्वारा कि भारत को अपने गुट में हम क्या कर लें शामिल क्या है कर लें, उसी क्या है मिला लें। भारत सरकार को लगा यदि हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो हम गुटबंदी का क्या है शिकार क्या है हो जाएंगे, ठीक है, गुटबंदी का क्या है शिकार हो जाएंगे। क्यों ना दोनों गुटों के साथ हम बेहतर संबंध क्या है गुड रिलेशन को क्या है बनाए रखें और एक तीसरे गुट का क्या है निर्माण करें। इसी को कहा गया गुट निरपेक्ष देशों का संगठन, नन एलाइन क्या है मूवमेंट, नन एलाइन क्या है मूवमेंट क्या है कहते हैं गुट निरपेक्ष देशों का संगठन, और इसी को कहा गया गुट निरपेक्षता की क्या है नीति। तो उस समय क्या है देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस नीति का प्रतिपादन क्या है किया गया। इसमें क्या है तत्कालीन कुछ अन्य विश्व के जो नेता थे जैसे मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के द्वारा और अफ्रीकी के है लीडर देखें डेसमंड बिशप टूटू के द्वारा इस कार्य में जवाहरलाल नेहरू को क्या है सहयोग क्या है प्रदान किया गया, कॉपरेट क्या है किया गया। तो इन तीनों का भी कंट्रीब्यूशन क्या है माना जाता है, योगदान क्या है माना देखें क्या है जाता है ना। तो भारत कहते हैं कैसा राष्ट्र है, संप्रभु क्या है राष्ट्र है। जैसे क्या है यहाँ पर देखें दो ट्रीटी है, एक कहते हैं एनवीटी, दूसरे को कहते हैं सीटी क्या है बीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये दोनों भेदभावपूर्ण क्या है नीति है। अब इस पर क्या है अमेरिकी सरकार, रशियन गवर्नमेंट ये सब देखेंगे है लगातार विश्व के अन्य देशों पर दबाव बनाने का प्रयास क्या है कर रहे हैं बहुत पहले से। क्या आप इस पर क्या कीजिए हस्ताक्षर क्या है कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश के पास परमाणु क्या है क्षमता, न्यूक्लियर वेपन परमाणु हथियार सबसे अधिक है, उसमें रसिया है और अमेरिका है। दोनों के पास इतना परमाणु जखीरा है, एटम बम, हाइड्रोजन बम, कि दोनों के है पूरी दुनिया को अकेला 100 बार के है समाप्त क्या है कर सकता है। जब तक के वो दोनों राष्ट्र इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, सिग्नेचर नहीं करता है, तब तक उसका एक तो नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि किसी दूसरे देश पर वो दबाव क्या है डाले, प्रेशर डाले उस पर क्या सिग्नेचर क्या है करने के। तो भारत पर भी क्या है कई एक वर्षों से लगातार देखें क्या है प्रेशर क्या है पड़ रहा है कि आप एनपीटी पर सिग्नेचर करें, सीटीबीटी पर क्या सिग्नेचर क्या है करें। भारत सरकार का सीधा कहना है कि जब तक आप इस पर क्या है सिग्नेचर नहीं करेंगे हम इस पर सिग्नेचर करने वाले क्या है नहीं, क्योंकि दोनों भेदभावपूर्ण क्या है नीति है। जैसे 1998 में क्या है भारत सरकार के द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण क्या है किया गया। तो यहाँ परमाणु परीक्षण करने का उद्देश्य क्या है कुछ और था, पीसफुल क्या है पर्पस, अपने देश की सुरक्षा क्या है करना, और सेल्फ डिफेंस का राइट क्या है सभी कंट्री को क्या है मिला हुआ है कि अपने सीमा की सुरक्षा क्या है करना प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है होती है। तो एक तो क्या है अपनी सीमा की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व, एक तो परमाणु परीक्षण का उद्देश्य था, दूसरा था न्यूक्लियर के इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन क्या है प्रोसेस के आधार पर, उसमें क्या रेडियो एक्टिव क्या है एलिमेंट्स का रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अब प्रोसेस देखें वही है जिस आधार पर एटम बम बनता है, हाइड्रोजन क्या है बम बनता है ना। तो उसमें बहुत सारे देशों ने क्या है हमारे ऊपर इकोनॉमिक बैन क्या है लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध क्या है लगा दिया। बाकी विश्व के अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भी हमारे ऊपर क्या है इकोनॉमिक बैन क्या है लगाया। धीरे धीरे क्या है भारत सरकार के द्वारा पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को, विश्व समुदाय को समझाने का प्रयास क्या है किया गया कि हमारे द्वारा जो परमाणु परीक्षण क्या है किया गया उसका उद्देश्य किसी को दहशत में क्या है लाना नहीं है, किसी को डराना धमकाना नहीं है, पूरी दुनिया में दहशत फैलाना नहीं है।
बल्कि इसका उद्देश्य क्या है, अपने देश की सीमा को क्या है सुरक्षित क्या है रखना, और क्या है न्यूक्लियर क्या है एटॉमिक जो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसका प्रोडक्शन क्या है करना। धीरे धीरे क्या है दुनिया के देशों ने हमारी बात को समझना क्या किया, आरंभ क्या है किया। तब भारत पर से धीरे धीरे आर्थिक प्रतिबंध जो था इकोनॉमिक बैन उसे हटाने का प्रयास क्या है किया गया है। तो यहाँ पर क्या है इकोनॉमिक बैन को देखें हटा क्या है लिया गया धीरे धीरे, और भारत की नीति को क्या है पूरे वर्ल्ड क्या है कम्युनिटी के द्वारा समझने का प्रयास क्या है किया गया। तो भारत कहते संप्रभु राष्ट्र है, भारत की संप्रभुता को चूंकि बचाए रखने के लिए ही क्या है यहाँ पर गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन क्या है किया गया। और नाम देखें क्या है वर्तमान में पूरी दुनिया में 120 से अधिक भी देश इसमें क्या है शामिल हैं। जिस देश को भी लगा कि भारत की पॉलिसी अच्छी है तो इसमें शामिल होने का प्रयास क्या है किया, है ना। तो भारत सरकार कोई भी क्या है पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र है, गवर्नमेंट ऑफ क्या है इंडिया कोई भी पॉलिसी बना सकती है। हमारे ऊपर कोई भी देश फॉरेन क्या है पावर प्रेशर नहीं डाल सकता है कि आप जो है सो हमारे हिसाब से आप क्या कीजिए अपनी पॉलिसी को तैयार क्या है कीजिए। हम किसी के भी प्रेशर में आने वाले क्या है नहीं है, हमारी अपनी स्वतंत्र क्या है विदेश नीति है, बाकी भी पॉलिसी हम बनाने के लिए क्या स्वतंत्र हैं। तो कहते हैं इंडिया इज क्या है सॉवरेन स्टेट, इंडिया इज सॉवरेन क्या है कंट्री, भारत एक संप्रभु के राष्ट्र है। ठीक क्लियर, आगे देखें बढ़ते हैं। अगला देखिए पॉइंट है प्रीएम्बल प्रस्तावना। कहते हैं किसी भी देश में संविधान का निर्माण होता है उसके पीछे क्या है कुछ उद्देश्य होता है, उसका पर्पस होता है, एम्बिशन होता है, गोल होता है, मोटो होता है। तो जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया जाता है उन्हीं के है मुख्य मुख्य बातों को संविधान की प्रस्तावना में जगह दी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखें क्या है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ क्या है इंडिया, भारत को एक क्या है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कहते हैं क्या है ये भारतीय संविधान की क्या है प्रस्तावना। चूंकि इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण क्या है किया गया था। अब यहाँ पर क्या है आरंभ में देखें क्या है ये प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा ना माना जाए, अंग ना माना जाए, भाग क्या है ना माना जाए, और न ही उसमें संशोधन का क्या है अमेंडमेंट का प्रावधान क्या है रखा जाए। लेकिन बाद में 1976 देखें ईस्वी में है ना 42nd क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है अमेंडमेंट के क्या है तहत यहाँ पर क्या है उन्नीस में कहते हैं कि 42वें संविधान के है संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार संशोधन किया गया और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी 3 वर्ड को क्या है जोड़ा गया। और क्या है इसी वर्ष क्या है प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा भी क्या है मान लिया गया। यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण क्या है संशोधन है, इसलिए इसको अलग से भारत का लघु संविधान भी कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी क्या है कहा गया है ना। तो क्वेश्चन देखिए लगभग हर एग्जाम में क्या पूछा जा चुका है और आगे भी क्या है आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण देखिए पॉइंट हो गया। यहाँ पर प्रस्तावना में क्या है जैसे मान लिया पूछ दे आपसे कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ 1951 में क्या है किया गया। कब किया गया 19 क्या है 51 में नौवीं सूची को 9 शेड्यूल को संविधान में क्या है जोड़ा गया जो भूमि सुधार अधिनियम से क्या है संबंधित है। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में पूछ देगा कि पहली बार संशोधन कब हुआ 1976 में जाकर हुआ। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ 42वें क्या है संविधान संशोधन के तहत क्या है किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार क्या है अमेंडमेंट क्या है हुआ है ना। यहाँ पर देखें काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण देखें क्या है बात है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे क्या है बढ़ते हैं। अगला देखें है कहते लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, भारत का संविधान विश्व का क्या है सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विभिन्न प्रकार की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं,
उसके अलावा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पंचायती राज व्यवस्था। तो इन सब विषयों का काफ़ी विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया, डिटेल रूप में क्या है उसको डिस्क्राइब किया गया। तो भारतीय संविधान में क्या है बहुत सारे विषयों का उल्लेख किया गया है। जिस समय संविधान क्या है लागू हुआ था, तो लागू कब हुआ? 26/1/1950 को, 26/1/1950 को पूरी तरह। उस समय भारतीय संविधान में कितने देखे आर्टिकल? तो 395। कितने आर्टिकल थे? अनुच्छेद 395, 395। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 के हैं शेड्यूल। और भाग कितना था? तो 22। कितना? 22 के है पार्ट। पूछ देगा प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने के हैं पार्ट। तो प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल देखें आज भी क्या है? तो 3 क्या है? 95 है। शेड्यूल बढ़कर 8 से क्या हो गया? 12। और पार्ट जो है 22 से बढ़कर क्या हो गया? 25, है ना। तो इस तरीके से देखें क्या है इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ, कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया, कुछ को क्या है हटाया गया। तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स। प्रेजेंट टाइम इंडियन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और क्या है 25 के हैं पार्ट। कभी कभी लोग क्या हैं अलग से भी कुछ क्या है जोड़ देते हैं, छोटी मोटी किताबों में इसको 400 से अधिक क्या है दिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस रूप में जैसे मान लिया आर्टिकल 19 है, इसी में बाद में जोड़ दिया गया 19 का, इसके तहत प्रेस को आज़ादी क्या है दी गई। आर्टिकल मान लिया क्या है 51 है, जो कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से क्या है रिलेटेड है, लेकिन इसी में क्या है जोड़ दिया गया 51 क्या है का, जो कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटी से क्या है रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य से क्या है संबंधित, है ना। तो इसको इस रूप में क्या है देखेंगे तो बढ़कर के क्या है 472 के लगभग क्या हो जाएगा, लेकिन फाइनली उसको हमें मानना क्या है नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो आज भी 395 ही है। 395 के बाद 396, 397 के रूप में संविधान में कोई आर्टिकल क्या है जोड़ा नहीं गया है। तो आज भी अनुच्छेद कितने हैं तो 300 के है 95। ठीक, ये पॉइंट क्या क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है पॉइंट की ओर। अगला कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। भारत का संविधान कहते हैं लिखित है, निर्मित है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब देखें क्या है कि जिस समय संविधान लागू हुआ पूरी तरह 26/1/1950 को, उस समय से लेकर आज तक भारतीय संविधान में जो भी अमेंडमेंट क्या है किया गया, संशोधन क्या है किया गया, उसका एक रिटन एविडेंस है हमारे पास, लिखित साक्ष्य क्या है उपलब्ध है। कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया, कुछ को हटाया गया, तो प्रत्येक बात का हमारे पास क्या है रिटन क्या है एविडेंस है, लिखित साक्ष्य देखें क्या है उपलब्ध है। तो कहते हैं भारतीय संविधान क्या है लिखित संविधान है। जैसे मान लिया पूछ देगा विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का, यूएसए का संविधान। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है संविधान। वहाँ पर क्या है जब से संविधान लागू हुआ उस समय से लेकर आज तक क्या है वहाँ की सरकार के द्वारा भी उसका रिटन देखें क्या है फॉर्म है, रिटन एविडेंस के रूप में लिखित क्या है साक्ष्य के रूप में क्या है उसको अपने पास रिकॉर्ड में क्या है रख रहे हैं। ब्रिटेन का संविधान कहते हैं अलिखित। अलिखित से तात्पर्य ये नहीं है कि वो मौखिक होगा, वर्बली होगा, ऑरली होगा। वर्बली संविधान संभव क्या है नहीं, क्योंकि पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाना है, संचालित क्या है करना है। तो संविधान तो कहीं भी है, किसी देश का भी हो, रिटन फॉर्म में ही होगा। लेकिन ब्रिटेन में क्या है पुराने रिकॉर्ड को वहाँ की सरकार क्या करती है हटा क्या है देती है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि भारत का संविधान ब्रिटेन का संविधान कैसा है अलिखित क्या है संविधान है, अनरिटन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पुराने रिकॉर्ड को क्या है हटा देना, इसको क्या कहते हैं अलिखित। अलिखित का मतलब कभी न समझेंगे कि मौखिक रूप से संविधान क्या है संभव ही क्या है नहीं, पूरे देश को क्या है चलाना, शासन व्यवस्था को संचालित क्या है करना, है ना। तो भारत का संविधान कैसा है लिखित है, और कैसा है निर्मित है। निर्मित से मतलब होता है कि संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। जैसे कि है 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के है समाप्त हुआ, उस संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत, है ना, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन के है प्रोसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत क्या है भेजा गया। उसमें क्या है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में शिष्टमंडल डेलीगेशन भारत पहुंचा था।
बाकी 2 अन्य मेंबर उसमें शामिल थे, स्टेफर्ड के हैं क्रिप्स और एबी के हैं अलेक्जेंडर। ठीक, अब ये तीनों भारत मार्च 1946 में पहुंचे। इनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। इस योजना के 2 भाग थे। एक भाग के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया जाना, इंटरिम क्या है गवर्नमेंट, और दूसरे भाग के तहत क्या है संविधान सभा का गठन किया जाना। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को सत्ता क्या है सौंप दी गई थी। तो 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का क्या है गठन हुआ जवाहरलाल नेहरू के क्या है नेतृत्व में। और क्या है इस योजना के दूसरे भाग के क्या है तहत सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्लान, कैबिनेट जो मिशन था, कैबिनेट क्या है प्लान था, उसके तहत संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित किया जाना था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित किया गया जुलाई 1946 में। और देखें इसके द्वारा संविधान का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। संविधान के कुछ प्रावधानों को सम प्रोविजंस ऑफ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लाइड इन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। और पूरी तरह से भारतीय संविधान को क्या है 26 जनवरी 1950 को क्या है लागू किया गया, है ना। और इसी दिन भारत को क्या है गणतंत्र भी क्या है घोषित किया गया, रिपब्लिक कंट्री क्या है अनाउंस क्या है किया गया, है ना। तो प्रश्न इसमें पूछेगा भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन, तो संयुक्त राज्य क्या है अमेरिका का। कहाँ का, ब्रिटेन का संविधान कैसा, अलिखित अनरिटन क्या है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे क्या है इसमें पूछा क्या है जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला है हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर एवं लचीला संविधान। संविधान में देखें क्या है संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट क्या है किया जाता है ना। तो अमेंडमेंट जो प्रोसेस है उसके आधार पर क्या है संविधान को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया, विभाजित क्या है किया गया। भारतीय मान लिया है संसद की हम बात करें, यहाँ पर संसद का जो गठन होता है राष्ट्रपति प्लस क्या है लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर होता है। राष्ट्रपति कहते संसद का अभिन्न अंग होता है, प्रेसिडेंट इज अनसेपरेबल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब हाउस की बात करें तो क्या है 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन कोई भी बिल क्या है पारित होना है या तो संविधान में अमेंडमेंट क्या है लाना है, तो राष्ट्रपति की भूमिका भी क्या है महत्वपूर्ण क्या है होती है। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अनसेपरेबल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है कहा गया, अभिन्न अंग क्या है कहा गया। अब यहाँ पर क्या है भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना है। तो पहला तो क्या है संसद के देखें दोनों सदनों के साधारण बहुमत से सिर्फ क्या है जो 50% प्लस क्या है बन, है ना। इससे जब संविधान में संशोधन क्या है कर दिया जाए, ये प्रक्रिया काफ़ी आसान, इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि भारतीय संविधान क्या है लचीला है, फ्लेक्सिबल है। ठीक, दूसरा क्या है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने बहुमत की, 2/3 बहुमत 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है प्रोसेस पहले की तुलना में क्या है कठिन है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे भारतीय संविधान क्या है कठोर है। कभी कभी 2/3 यहाँ जो बहुमत चाहिए, इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं, मान लिया प्रेजेंट टाइम इंडिया में क्या है 28 स्टेट, तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में भी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। ये और क्या है जटिल देखें प्रक्रिया। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि भारतीय संविधान में चूंकि दोनों प्रकार से संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, तो भारतीय संविधान न ज़्यादा कठोर है न ही ज़्यादा लचीला, बल्कि दोनों का क्या है मिला जुला क्या है रूप है। ठीक है, प्रश्न पूछ देगा कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का, तो यूएसए का संविधान क्या है विश्व का सबसे कठोर संविधान। यहाँ पर संविधान में अमेंडमेंट क्या है करना है तो 3/4 बहुमत की आवश्यकता क्या है होती है। वहाँ के पार्लियामेंट के दोनों क्या है हाउस में सदन 3/4 मेजोरिटी से क्या है प्रस्ताव पारित क्या है होना चाहिए। ठीक, ब्रिटेन का संविधान कहते हैं विश्व का सबसे लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि यहाँ पर क्या है किसी भी अमेंडमेंट के लिए सिर्फ क्या है दोनों सदनों में साधारण बहुमत से सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए।
और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है 50% प्लस क्या है 1। यदि इतने से कर दिया गया तो ब्रिटेन के संविधान में क्या है संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में हम क्या देख रहे हैं, दोनों प्रकार से संशोधन होता है, दोनों का कुछ लक्षण दिखाई देता है, कैरेक्टर दिखाई देता है। तो भारत का संविधान न ज़्यादा कठोर है न ही ज़्यादा लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है मिला जुला रूप है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्या है पॉइंट की ओर। अगला देखे हैं, कहते हैं यूनिटरी जुडिशियरी सिस्टम, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो भारत में देखिए जुडिशियरी सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है सुप्रीम कोर्ट, इसके अधीन क्या है हाई कोर्ट, इसके अधीन देखें क्या है डिस्ट्रिक्ट क्या है कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है कोई मुकदमा आरंभ हुआ, आप इसके जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, इसके विरोध में कहाँ अपील करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में जो अपील होगा वो क्या होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध आप अपील कहाँ करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध राष्ट्रपति के समक्ष अपील किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत देखिए अधिकार कह दिया गया है कि वे न्यायिक के हैं मामलों को भी देख सकते हैं, जुडिशरी के हैं मैटर को इशू को भी देख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कोई न्यायिक संस्था नहीं है, तो जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें सबसे ऊपर देखें क्या है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है अधिकार रखता है हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट रखता है डिस्ट्रिक्ट क्या है कोर्ट के ऊपर। अब क्या है हाई कोर्ट देखें स्थित है विभिन्न राज्यों में, यूनियन टेरिटोरीज में, लेकिन यहाँ पर भी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ क्या है इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के क्या है द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में भी प्लस क्या है हाई कोर्ट में भी, यहाँ गवर्नर के द्वारा नहीं की जाती है, किसके द्वारा तो देखें राष्ट्रपति के द्वारा क्या है की जाती है। फिर है कि एक हाई कोर्ट के जस्टिस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके भेजा जा सकता है। मान लिया रांची हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इनको पटना भेजा जा सकता है, दिल्ली भेजा जा सकता है, बेंगलुरु भेजा जा सकता है, कोलकाता भेजा जा सकता है, ठीक है, या इनको प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस क्या है बनाया जा सकता है। तो इन सभी बातों से क्या इंडिकेशन हमको मिल रहा है कि भारत में जुडिशरी जो सिस्टम है, जितना भी देखिए संस्थाएं हैं सभी आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, इसी को कहते हैं एकीकृत क्या है न्यायिक व्यवस्था, यूनिटरी जुडिशरी क्या है सिस्टम। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम क्या हैं बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को देखिए, पढ़ाई का मतलब पहले बता चुके हैं, पढ़ाई का मतलब होता है कि आप एक एक पॉइंट को कंसेप्ट वाइज के हैं क्लियर करके आगे क्या हैं बढ़े, उसी को कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग, उसी को कहते हैं पढ़ाई। रटी रटाई चीज़ को पढ़ाई क्या है नहीं कहते। ठीक, अगला देखिए पॉइंट है पार्लियामेंट्री क्या है रोल ऑफ क्या है गवर्नमेंट, संसदीय शासन क्या है प्रणाली, है ना। यहाँ पर भारत में कहते हैं संघीय कार्यपालिका के दो प्रकार के प्रधान हैं, एक के हैं नाममात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान जो भारत में राष्ट्रपति हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं, या हेड ओनली फॉर नेम, क्योंकि राष्ट्रपति को भारत में जो भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं रियल में उन शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा क्या है किया जाता है। ठीक है, भारत में संघीय कार्यपालिका के दो प्रधान, एक को क्या है प्रेसिडेंट कहेंगे, दूसरे को क्या है प्राइम मिनिस्टर क्या है कहेंगे, यूनियन क्या है एग्जीक्यूटिव। तो ये हो गया क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है हेड, ये क्या हो गए रियल क्या है हेड, है ना। चूँकि क्या है ब्रिटेन से इस क्या है प्रक्रिया को अपनाया गया, इस प्रावधान को कहते हैं प्रोविजन को अपनाया गया। तो ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली, भारत में भी संसदीय क्या है शासन प्रणाली, वहाँ पर भी मुख्य जो शक्तियाँ हैं रियल क्या है पावर है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास, और वहाँ के जो महाराजा या रानी होते हैं उनके पास वो तो हेड हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, चीफ ऑफ द कंट्री हैं, हेड ऑफ द कंट्री हैं, लेकिन उनकी पद स्थिति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के क्या है समान है, पावर देखें भारत के राष्ट्रपति के समान है। वहाँ उनको संवैधानिक प्रधान बनाया गया, नाम मात्र का प्रधान बनाया गया, वास्तविक शक्तियाँ वहाँ की क्या हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या हैं पास। प्रेजेंट में देखें ऋषि सुनक के हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, जो भारतीय मूल के क्या हैं व्यक्ति हैं। और ये हम सभी भारतीयों के लिए प्राउड फील करने वाली बात, भारत का कोई भी व्यक्ति विदेश में यदि अच्छे पद को ग्रहण करता है तो हर भारतीय के लिए क्या है गर्व का ये देखें क्या है
प्रतीक क्या है होता है, प्राउड फील करने वाली बातें होती है। तो भारत में भी देखें क्या है, राष्ट्रपति के हैं संवैधानिक प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड, यूनियन के है एग्जीक्यूटिव का वास्तविक के हैं प्रधान। इसी को कहते हैं संसदीय शासन के है प्रणाली। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे क्या है बढ़ते हैं। तो इस तरह से देखें क्या है, आपको क्या है बहुत सारा क्या है पॉइंट्स आपको क्लियर क्या है किया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो इंडियन पॉलिटी का पहला क्या है चैप्टर था, इसका सारा पॉइंट्स मैंने क्या है 14 पॉइंट्स को क्या है आपके समक्ष क्या है डील किया। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा आप उसे सॉल्व क्या है कर सकते हैं, पलक क्या है झपकते कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट को विद कंसेप्ट क्लियर करके आपको मैंने क्या है बताया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा आप लोगों के पास जो भी बुक क्या है अवेलेबल है गाइड, उसमें आप क्या है देखेंगे सारा का सारा क्वेश्चन क्या है आपको क्या है उसका आंसर आपको क्या है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं छोड़ता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्या है दिन। ठीक, नमस्कार।